गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? एवरीथिंग इज फाइन, सब बढ़िया चल रहा है। खैर, आज तो अभी आपसे हमारी मीटिंग होगी, तो आप लोग बेस्ट कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ लगता है कि सर मुझे ऐसे कुछ मिल जाता या कुछ ऐसे करवा देते, तो भी आप एडवाइस रखें। वैसे अभी तक मैंने जो भी डिलीवर किया है वो आपके क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर किया है। कुछ बातें साधारण, बहुत ज्यादा साधारण बातें हो जाती हैं, तो उन बातों को कभी कभी चूंकि अति साधारण बातें होती, हो सकता है उतना थ्रस्ट ना दे हो, बट यह है कि जो भी जहां भी कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है, उसको पूरी तरह से मैनेज किया गया है। जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया कि कुछ और ऐसे हैं मुद्दे जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं और आपके एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें जैसे प्रमुख रूप से किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और जनजातीय किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और जनजातीय विद्रोह। ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए जो है वहां भी हम समझे। वैसे भी आपको याद हो तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि गांधी जब आंदोलन शुरू करते हैं तो क्या जानना चाहते हैं। जैसा कि उनके गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भारत को जानो, भारत कहां बसता है, भारत के मूल में कौन है। तब तुम भारत में आंदोलन नहीं बल्कि भारत का आंदोलन शुरू कर पाओगे। शब्दों की बारीकों को आप समझे। इसका मतलब यह है कि भारत की जो मूल आत्मा है वो गांव में बसती है और गांव में किसान रहता है। इसलिए किसानों के लिए, किसानों के हित में काम हमें विशेष रूप से करना चाहिए। इस संदर्भ में अगर आप देखिए तो किसान, जनजाति और मजदूर, जितने भी इनको आप चाहे आंदोलन कह लो, चाहे विद्रोह कह लो, जो भी चाहो कह सकते हो। तो इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि चूंकि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसानों की थी, तो जाहिर सी बात है कि इनका प्रतिरोध भी मोटे तौर पर ज्यादा होना है। और चूंकि भारत की जनसंख्या के लगभग 80% के आसपास लोग हैं, इसलिए इन्हें जो है तवज्जो भी देना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार को भी लगता था कि हम ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकते इनको। इस संदर्भ में एक बात ये भी है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, कि जो 1857 का विद्रोह है, ये ब्रिटिश भारत के इतिहास की एक विभाजक रेखा। 1757 से लेकर के, चूंकि आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने एलेबरेट नहीं किया उसको। कारण क्या है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
इसलिए हमें बच्चों परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण अपनाना, परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण। इससे क्या होगा कि आप उन्हीं चीजों पर एम्फसाइज करेंगे, थ्रस्ट देंगे, एक्सपर्टाइज फॉर्म डेवलप करेंगे जो एग्जाम में आएंगे। एग्जाम में नेचर ऑफ क्वेश्चन से एक विजन डेवलप होगा कि बाय द वे मैं आपको किसान आंदोलन पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप किसान आंदोलन पर सब कुछ जानते होंगे क्योंकि आप मेंस दे रहे हो। तब मेंस का एग्जाम ऐसा होता है कि बच्चा प्रीलिम्स तभी पास करेगा जब उसके पास सफिशिएंट फैक्ट्स। इसका मतलब है कि उसके पास फैक्चुअल जानकारी है, सिर्फ विश्लेषण करना है, विश्लेषण की जरूरत है। तो इसलिए तीनों पक्षों को हम लोग लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग किसान आंदोलन को ही लेते हैं। किसान आंदोलन, बच्चों ये आंदोलन इसलिए हो रहे हैं कि इनके मूल में अगर आप जाइए, यहां से जो प्रश्न बन सकते हैं उसमें पहली चीज तो यह है कि किसान आंदोलन के कारण क्या है, किसान आंदोलन का स्वरूप क्या है, और किसान आंदोलन का परिणाम और प्रभाव क्या है, परिणाम प्रभाव क्या है। ये तीन डायमेंशन आपके दिमाग में होने चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पर्टिकुलरली कभी कभी किसी किसान आंदोलन विशेष जो घटना होगी, जैसे कि नील विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, मोपला विद्रोह, चंपारण, खेड़ा, बिजौलिया, बारदोली, उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा, बिहार किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश में जो एनजी रंगानी आंध्र किसान सभा, फिर तेभागा। तो कुल मिला के पुनप्रा वायलार जिसमें किसान और मजदूर दोनों का मिला जुला, इसके अलावा तेलंगाना का जिसको कम्युनिस्ट ने समर्थन किया, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने इसको सपोर्ट किया। तो एक लंबी फहरिस्त है किसान आंदोलन की। अच्छा, संयोग से ये ज्यादातर किसान वो आंदोलन जो हैं ये 1850 के बाद के हैं, तो ये सीधे आपके सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं। और अभी भी जो पेपर का ट्रेंड है उसको भी आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। सभी सेगमेंट के, यानी हिस्ट्री नहीं, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, सबके सेगमेंट का एक ट्रेंड समझो। जैसे हिस्ट्री में भी कुछ चीजें फ्रीडम स्ट्रगल से आएंगी, कुछ चीजें इकोनॉमिक एस्पेक्ट से आएंगी, कुछ पर्सनालिटी बेस्ड आएंगी, कुछ ये विद्रोह जैसे किसान, मजदूर और जनजातीय, तो कुछ ही फिक्स हैं, कुछ नीतिगत चीजें आएंगी। तो आपके दिमाग में डायमेंशन होना चाहिए कि जो है ये प्रश्न आ चुका है, पावना विद्रोह आ चुका है, नील विद्रोह की संभावना है, दक्कन विद्रोह की संभावना है, वारदोली किसान आंदोलन की संभावना है, खेड़ा की संभावना है, चंपारण की संभावना है। तो जो आ चुका है उसको तो आप जानेंगे ही, जो नहीं आया उसको भी आप दिमाग में रखें। क्योंकि मॉडर्न इंडिया में कुछ बदलना नहीं है। हाँ, कुछ नए अनुसंधान हो जाए, नई चीजें जुड़ जाए, अलग चीज है, लेकिन सारी चीजें फिक्स है। बस करेगा क्या, आपको कोई एक नया अप्रोच दे करके क्वेश्चन पूछ लेगा कि बच्चे को वास्तव में किसान आंदोलन की समझ है कि नहीं, मजिस्ट्रेट बनने के बाद क्या ही किसानों के लिए कुछ कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि जब इसको किसान की मूल समस्या की समझ नहीं है तो ये क्या करेगा किसानों के लिए। भारत में अभी भी तो सबसे ज्यादा कृषक ही हैं। ये अलग बात है कि जीडीपी में रोल
प्राइमरी सेक्टर का काफी कम हो गया, तो टर्शियरी सेक्टर का ज्यादा है। ये एक गुड साइन होती है किसी इकोनॉमी के लिए। बट अभी भी अन्नदाता तो किसान ही है आज की भी तारीख में। ये अलग बात है कि हम अभी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं आपको ब्रिटिश भारत, लेकिन ब्रिटिश भारत से लेकर आज तक को अगर आप देखोगे तो आज तक भी, अभी तक भी किसानों के साथ न्याय नहीं। एक विडंबना ही कहिए कि क्यों नहीं हो रहा। अब पहले तो हम एक मोटे तौर पर चीजों को देखें। दो ढंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यही बन गया आपको, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में किसान आंदोलनों की प्रकृति की समीक्षा करिए, या 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के विभिन्न किसान आंदोलनों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, या इन किसान आंदोलनों ने राष्ट्रीय चेतना को विकसित होने में किस प्रकार से मदद की। क्या किसान आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंटेंट वही है, अप्रोच बदल जाएगा। किसान आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में महती भूमिका निभाई, समीक्षा की, ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं। या 19वीं सदी के उत्तरार्ध में किसान आंदोलन के प्रमुख कारण एक ही है, समय स्थान का अंतर। तो इसमें आपसे एग्जाम्पल भी पूछ लिया, कंसेप्ट भी पूछ लिया। समय स्थान का अंतर है तो आपको नील विद्रोह बताना पड़ेगा, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, तीन प्रमुख रूप से आपको बताने पड़ेंगे जो मेजर है। इसकी अपेक्षा भी है कि तीन बता दे कम से कम, तो स्पष्ट हो जाए। लेकिन आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि आखिर ये विद्रोह हो क्यों रहे। मोटे तौर पर अगर हम जाएं, जो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है तो वह है औपनिवेशिक नीतियां। औपनिवेशिक नीतियां। अब औपनिवेशिक नीतियों में क्या क्या चीज है? जैसे कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण का क्या मतलब होता है बेटा? कि कृषि को हम व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से विकसित करें। सरल शब्दों में कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब क्या होता है? कृषि को व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से विकसित करें, व्यापार वाणिज्य के हित में विकसित करें, व्यापार वाणिज्य के लिए विकसित करें। वही है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का वाणिज्यीकरण। वाणिज्यीकरण आप जानते हैं, वाणिज्यीकरण का मतलब होता है व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य का मतलब ये होता है कि हम उन्हीं फसलों को तवज्जो देंगे जो हमारे लिए व्यापार वाणिज्य में मदद करे। यानी हम नकदी फसलों को, नकदी फसलों, नकदी फसलों में क्या है? नकदी फसलों में बहुत सारे, जैसे कपास है, सिंकोना है, चाय है, अफीम है, नील है। ये कैश क्रॉप्स है, नकदी फसलें। इनको क्यों बढ़ावा दे रहा है ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति? क्योंकि ये इनके उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की तरह है। नील का रंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, कपास का कपड़े के लिए, रेशम का कपड़े के लिए, जूट पैकेजिंग के लिए।
और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें कुछ और चीजें भी देख सकते हैं, जैसे अफीम वगैरह। और अफीम का क्या उद्देश्य था बच्चों, कि अफीम ये बेसिकली यहाँ उत्पादन करवाते थे मंदसौर वगैरह में, और उसके बाद इसे चीन में बेचते थे, चीन में बेचते थे इसको। आप देखिए कि 1839 के आसपास चीन में अफीम युद्ध भी हो रहा है। अंग्रेज इतने घटिया थे कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ दिखता था। किसी की सभ्यता संस्कृति बर्बाद हो, लोग बर्बाद हो, उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये अपना लाभ कम। कृषि के वाणिज्यीकरण के अलावा अगर आप देखिए तो इनकी भू राजस्व नीति, भू राजस्व नीति, इसके अलावा अगर आप देखिए महाजनों की दखलंदाजी या भूमिका, महाजनों की जो भूमिका या दखलंदाजी आप कह सकते हैं, इस रूप में हम लोग इसको देखें। अब इस संदर्भ में ये भी आप देख सकते हो कि कृषि के वाणिज्यीकरण के तहत ये जबरदस्ती तमाम तरह की खेती करवाते थे। कभी कभी तो स्थिति ये हो गई है बच्चों की, किसान बेचारे अनाज उगाना चाहते हैं, ब्रिटिश सरकार इनको नकदी फसल उगाने के लिए कि नील उगाओ, अफीम पैदा करो, कपास उत्पादन करो, ये चावल उगाना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो इनकी जो नीतियां हैं, महाजनों के साथ साहूकारों को भी जोड़ लो, ठेकेदारों को भी जोड़ लो, तमाम इसमें हथकंडे आ जाएंगे। जमींदारों को इसमें जोड़ लो, महाजनों की भूमिका, जमींदारों को भी चाहो तो आप इसको एक डी कारण के रूप में हम जमींदारों द्वारा शोषण, जमींदारों द्वारा शोषण, ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि कैसे इनका शोषण हो रहा है। इस तरह से भी देखें तो मोटे कारण के रूप में जैसे ये कारण हर जगह विद्यमान है। अच्छा, चूंकि कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। अंग्रेज जब आए बच्चों 1757 में, प्लासी जी थे, एक थोड़ा सा हमें एक ओवरव्यू देते हैं। तो ज्यादा बोली लगाने वाले को ही उन्होंने राजस्व वसूली का अधिकार दिया, चाहे वो क्लाइव हो चाहे वारेन हेस्टिंग्स। कोई बंदोबस्त सेटलमेंट नहीं, लेकिन कार्नवालिस जो था, कार्नवालिस को लगा कि नहीं, परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट के मूल में क्या है, चीजों को खूब अच्छे से समझे, क्योंकि 1850 से आपके सिलेबस में दिया है, लेकिन आपको 1757 से 1850 के बीच को भी जानना होगा। यद्यपि आप प्रीलिम्स में इसका
सबको पढ़े होंगे तो एक बार हम गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। ज्यादातर चीजें आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते भाई द वे मिस हो गया हो तो जान जाए। जो हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही थी कहावत बच्चों की, सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ते, सारा गुण कांचन यानी गोल्ड में है, सोने में है। जिसके पास गोल्ड है उसके पास हेवन है, ब्रिटेन या यूरोप में भी कहावत थी। कहने का मतलब ये है बच्चों की ब्रिटिश सरकार के दिमाग में यह था कि भारत जैसे उपनिवेश से कितना लाभ कमा ले, कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा, उनके एजेंडे में यह था कितना दोहन कर ले। राष्ट्रवाद के अभ्युदय में मैंने आपको बताया कि कैसे इन्होंने धन निकासी की, कृषि का विकास, गैर कृषि का विकास, अपने औपनिवेशिक हितों के मद्देनजर किए कि जो है हमारा हित इसमें है, इनको किसानों से कोई लेना। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये लगने लगा, उसके पीछे 2 3 4 रीजन भी थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला व्यक्ति है जिसने किसानों के साथ बंदोबस्त करता है, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त की नीतियां भी किसान आंदोलन के लिए कारण बनते हैं, कैसे उसको भी समझिए, क्योंकि यहां से प्रबल संभावना है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नहीं, स्थायी बंदोबस्त के तहत कॉर्नवालिस ने किसानों को जमीन का मालिक बना दिया। बच्चों ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको हम फिजियोक्रेटिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, प्रकृतिवादी सिद्धांत जो ब्रिटेन में था। क्या था ये? इसमें था ये बच्चों कि हम किसानों को जमीन का मालिक बना, सॉरी जमींदारों, हम जमींदारों को जमीन का मालिक बना दे। जब ये जमींदार जमीन के मालिक बन जाएंगे तो ये कृषि में रुचि लेंगे, अच्छे से समझते चले, कृषि में निवेश करेंगे, नवाचार करेंगे ताकि उत्पादन बढ़े। जब कृषि का विकास होगा तो ये कृषि आधारित उद्योग धंधों के विकास के लिए आधार बनाएंगे। कृषि का विकास होगा तो गैर कृषिकीय मांग भी होगी, तो कृषिकीय गैर कृषिकीय मिल करके उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य का विकास करेंगे और पूरी इकोनॉमी में मोबिलिटी आ जाएगी, यानी इकोनॉमी में गति हो जाएगी। सब एक दूसरे से डिमांड करने लगे, कृषक गैर कृषिकीय से, गैर कृषिकीय कृषकों से, क्योंकि अगर कृषक को कपड़े चाहिए तो व्यापारी को अनाज भी चाहिए। तो इकोनॉमी में मोबिलिटी है, गति आएगी। इस मोबिलिटी या गति से होगा क्या कि परचेजिंग पावर बढ़ेगी, सबको रोजगार मिलेगा, गतिविधियां होंगी, लोग उद्यमशील बनेंगे और पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो अपना उद्देश्य है। चूंकि ये चीजें ब्रिटेन में की जा चुकी थी, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को लगा कि हम यहां भी करें इसे, इसलिए वो यहां भी करने के बारे में सोच रहे। अच्छा, एक तो मान लीजिए इसका औपनिवेशिक, दूसरा एक और पक्ष था इसका, अमेरिका जैसा उपनिवेश ब्रिटेन के हाथ से निकल चुका था और अब इन्हें भारत जैसे उपनिवेश पर शिकंजा कसना था। और शिकंजा जो है
इसलिए कसना है क्योंकि भारत एक समृद्ध उपनिवेश है। अमेरिका हमारे हाथों से जा चुका है। शिकंजा बिना सहयोगी कंधे के नहीं होगा। तो सहयोगी कंधा विकसित करने के लिए जमींदारों के साथ इन्होंने सेटलमेंट किया कि जमींदार के हित हमसे जुड़ जाएंगे क्योंकि मेरे कारण उसका अस्तित्व है, उसकी समृद्धता या उसके हित है, तो हमारा समर्थक बन जाए। तो यहां एक सहयोगी कंधा, दूसरे शब्दों में सामाजिक आधार भी कह सकते हैं। 1857 के विद्रोह में विस्थापित जमींदारों ने विद्रोह किया, लेकिन बहुत सारे जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। बंगाल पूरा छूता रहा विद्रोह से। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार की जो औपनिवेशिक नीतियां थी वो समग्र रूप में इंट्रोड्यूस की जाती थी कि इससे लाभ ये है, हानि ये है, इसको इस तरह से हम देखेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए इनकी जो नीतियां बनती थी उसको सारे पहलुओं को देख करके कि हमें यहाँ रहना है, लाभ कमाना है, एक सामाजिक वर्ग हमारा समर्थक बने, सहयोगी कंधा बने, जो विद्रोह की स्थिति में काम आए, हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करने में भूमिका निभाए। इसलिए अगर आप देखिए बच्चों, तो जमींदारों को परमानेंट सेटलमेंट के तहत जमीन का मालिक बना दिया, लेकिन यहाँ के जमींदार बिलासी प्रवृत्ति के निकले। इन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया, कोई नवाचार ही नहीं किया, कृषि के विकास के लिए कुछ ऐसा नहीं किया। इन्होंने किसानों का बेइंतहा शोषण किया और इनके शोषण के कारण ही कालांतर में किसान विद्रोही हो। जैसे पावना विद्रोह में क्या देखते हैं, हम आएंगे अभी पावना विद्रोह पर भी, महत्वपूर्ण विद्रोहों पर अलग से चर्चा करेंगे। पावना विद्रोह में क्या कह रही है जनता, किसान, कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जमींदार बहुत शोषण कर रहा था। किसान इतना इनोसेंट है बच्चों कि उसको इस बात का पता ही नहीं कि ये जो जमींदार है ये इसी महारानी का पिट्ठू है, उसी के द्वारा पैदा किया गया। तो इस तरह से औपनिवेशिक शासन की वास्तविक प्रकृति को जान ही नहीं पाए या इनकी नीति नियति को नहीं जान पाए, शोषण के शिकार होते। इस तरह से भी इनको आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक नीति थी जिसमें कृषि का वाणिज्यीकरण करना था, नकदी फसलों को बढ़ावा देना था, भू राजस्व नीति के तहत अधिकतम लगान वसूलना था। चूंकि इन्होंने मोटे तौर पर 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी, बस चर्चा कर दे रहा हूं ताकि दिमाग में रहे। डायरेक्ट तो ये चीजें पूछेंगे नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनको जाने बिना आप किसान आंदोलन को भी ढंग से नहीं समझ पाएंगे या कहीं कोड करना होगा। भाई जैसे पिक्चर आप देखते हो तो पिक्चर देखने के दौरान एक एक घटना को बहुत संजीदगी से पेश किया जाता है, दुर्घटना हो या घटना, क्योंकि वो पिक्चर को बांध के रखती है। वैसे आंसर भी एक तरह का एक फिनोमिना है, उसमें भी हर पॉइंट का अपना एक इंपॉर्टेंस, तभी जाके कॉम्पैक्ट एनालिसिस हो पाती है। अब होता क्या है, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं उनमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त, दक्षिण में इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था, किसानों से डायरेक्ट संबंध,
लेकिन लगान की दर इतनी कि बेचारे परेशान। स्थायी बंदोबस्त जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, इसमें भी इन्होंने बाद में सूर्यास्त कानून बना दिया कि सूर्यास्त से पहले तक अगर रेवेन्यू जमींदार नहीं दे देता तो उसकी जमींदारी किसी और को दे दी जाएगी। अब अगर नहीं, वो मान लीजिए कोई समस्या हो गई, प्रोडक्शन कम हुआ, नहीं दे पाया, तो वो क्या करता था, वो फिर सेठ साहूकार के चंगुल में फंस जाता था, उससे उधार लेता था और उधार लेकर के उसके चंगुल में फंस जाता था। इसीलिए देखिए कि दक्कन जैसे क्षेत्र में महाजनों, साहूकारों के जो कागजात थे जिसमें शोषण था, मतलब शोषण का लेखा जोखा था, उसको जला दिया लोगों, क्योंकि निरक्षर किसान बेचारा अंगूठा लगाता था, उसको मालूम ही नहीं था कि मूल कितना दिया, सूद कितना दिया। और एक बार जब किसान महाजन के चंगुल में फंस जाता था तो फिर वो बड़ा मुश्किल था निकलता था। कभी कभी तो स्थिति यहां तक हो जाती थी बच्चों की, ये किसान बेचारे वसूल नहीं पाते थे और मतलब महाजनों को नहीं दे पाते थे, और इस क्रम में, नहीं दे पाने के क्रम में अगर आप देखिए, पता चला कि ऋण लेकर के जमीन तो बचा लिया, लेकिन वो ऋण नहीं दे पाए इसलिए जमीन चली गई। अच्छा, यहां एक और समस्या थी कि जैसे मान लीजिए किसी महाजन के चंगुल में फंसा कोई किसान, ब्याज बढ़ता गया, इतना ज्यादा हो गया, तो महाजन, वकील और सरकार, ये सब मिल करके लास्टली किसान की जमीन, किसान को जमीन से बेदखल करके उसकी जमीन स्वयं ले लेते थे, उसको किसी व्यक्ति को खेती के लिए दे देते थे ठेके पे। इसीलिए आप देखिए कि बंगाल में जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ, तो जब जमींदार जो लोग थे नहीं दे पाए लगान, तो उनकी जमीन को शहर में बैठा साहूकार ने खरीद लिया। उसने किसी मीडिएटर को दे दिया कि भाई तुम लगान की वसूली करे, मुझे इतना दे देना, तुम इतना रखना। उसने किसी और को कर दिया, किस एक मध्यस्थतों की एक श्रृंखला से शुरू हो गई, लंबी सी संख्या, कि एक दूसरे को देते, भाई तू इतना वसूल कर, कितना मेरे को दे देना, इतना मेरे को देना। लास्टली तो बेचारा किसान ही होता था, उसी को जो कुछ करना है करना है। इस तरह से उनको आप देख सकते हैं कि कैसे वो किसान ये काम करता था। तो ये पोजीशन थी, ये स्थिति थी उसकी। रैयतवाड़ी में इसलिए किसान बर्बाद हो रहा है कि जमींदार की सरकार ही बन गई। मध्य भारत, पंजाब वगैरह में महालवाड़ी व्यवस्था थी। महालवाड़ी व्यवस्था में एक महाल यानी गांव से ही लगान फिक्स कर लिया जाता था। जो लंबरदार था, वो लंबरदार जो है वही लगान वसूल करके सरकार को देता था। यद्यपि उत्तर भारत में मार्टिन बर्ड के
उल्ट मैकेंजी वगैरह के द्वारा एक बंदोबस्त शुरू किया गया जिसमें कुछ सुधार की बातें की गई, लेकिन लास्टली इनका उद्देश्य एक ही था कि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त करें, किसान जिए चाहे मरे। अच्छा, यहां एक समस्या और थी, एक समस्या जो जिसे हम प्राकृतिक समस्या कह सकते। प्राकृतिक समस्या ये थी बच्चों कि अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा। अब पानी नहीं बरसा, अकाल पड़ गया, तो इससे अंग्रेज अपना जो लगान है उसको कम नहीं करते थे ना, इनको उससे कोई लेना देना नहीं। इनको तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से, बर मरे चाहे कन्या, दक्षिणा से मतलब। तो कुल मिला के अगर आप देखिए बच्चों, तो किसान सबसे ज्यादा शोषित और त्रस्त था ब्रिटिश भारत, सबसे ज्यादा। और इसके शोषण की जो संरचना थी इस ढंग से बनाया अंग्रेजों ने कि लास्टली खुद अकाउंटेबल ना हो पाए, बीच में ही किसी को जिम्मेदार ठहरा कि तुम्हारा शोषण तो जमींदार कर रहा है, तुम्हारा शोषण तो महाजन कर रहा है। इससे क्या होगा कि ब्रिटिश सरकार बदनाम नहीं होगी। ये एक महत्वपूर्ण चीज थी। तो इस तरह से जो देख सकते हैं, तो मोटे तौर पर ये कारण है। स्वरूप में अगर आप जाएंगे कि आखिर इनके विद्रोह का क्या वो था, विद्रोह का स्वरूप क्या था, आंदोलन का स्वरूप तो क्या था, तो ये जमींदारों को शोषण का विरोध करते हैं, लगान की दर ज्यादा है उसको समाप्त करने की बात करते हैं, रैयतों के अधिकारों की बात करते हैं कि हमारे अधिकार होने चाहिए, लगान की दर कम हो, हमारे अधिकार सुनिश्चित हो, आपदा की स्थिति में, अकाल की स्थिति में लगान की माफी होनी चाहिए, हमको जमीन से बेदखल ना किया जाए, यानी ऐसे कानून बनाए जाए जिससे हमें कोई बेदखल ना करे। ये भी जो है उनके दिमाग में रहता था। तो स्वरूप में वो एक तरह से कानूनी सुरक्षा चाहते थे, कानूनी सुरक्षा, लगान कम हो कि दर कम हो, आपदा में छूट मिले। तो ये प्रमुख मुद्दा था। कि कैसे भी करके हम जो है वो सुरक्षा, लगान की दर कम, आपदा में लगान की छूट, बेगारी न करवाएं, बेगार ना कराएं, अपनी मनपसंद फसल उगाएं। तो इस तरह से आप देखें कि जहां भी जैसे भी किसान आंदोलन हुए, किसान अपने हितों की सुरक्षा की बात करता था।
तो ये इसका परिणाम क्या निकला बच्चों? इसका परिणाम ये निकला, किसान आंदोलन का परिणाम ये निकला कि जब किसान आंदोलन किया तो किसान का महत्व बढ़ा, किसान का महत्व बढ़ा। किसान का महत्व इस सेंस में कि पहले किसान के मुद्दों को तवज्जो नहीं दिया जाता था। कानूनी सुधार हुए, कानूनी सुधार हुए, सुरक्षा मिली, लगान की दर कम हुई, लगान की दर कम जो है। राष्ट्रीय आंदोलन में इनका महत्व बढ़ा, इनकी मांगों को रखा गया, क्योंकि आंदोलन ना करते तो इनको महत्व नहीं दिया जाता। तो इन्होंने आंदोलन से न सिर्फ ब्रिटिश सरकार को प्रभावित किया बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। ब्रिटिश सरकार को भी लगने लगा कि नहीं, इनके लिए कुछ सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए, कानूनी अधिकार मिलने चाहिए, लगान की दर कम होनी चाहिए, इनके साथ इतना जुल्म ना करो कि ये विद्रोही बन जाए, डाकू बन जाए, अराजक तत्व बन जाए और ब्रिटिश सरकार के शासन प्रशासन कानून व्यवस्था के लिए सिरदर्द बने। तो इस तरह से अगर आप देखो बच्चों तो ये महत्वपूर्ण परिणाम हुए और कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन का आधार भी बनाई कि जो और परिणाम आप देखे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का ये आधार बना। इसको भी आप इसमें पुट कर सकते हो कि कैसे ये राष्ट्रीय आंदोलन का आधार, किसान जुड़ने लगा। स्पेशली आप देखें तो जब गर्मपंथी आंदोलन शुरू होता है या गांधीवादी आंदोलन शुरू होता है, गांधी तो आंदोलन शुरू ही करते हैं चंपारण से, जो किसान का आंदोलन था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसान आंदोलन का कोई यूं ही नहीं कह सकते कि कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। ये अलग बात है कि बाद में कुछ समस्याएं आई, जैसे ओवरव्यू हम देख, घटना को हम बाद में लेंगे। ओवरव्यू ये है कि किसान जो है, किसान राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बना। बहुत सारे किसान नेताओं ने किसानों के संगठन बनाए, लेकिन समस्या क्या है बच्चों? समस्या ये है कि किसानों का जो शोषक था वो जमींदार और अंग्रेज थे। तो बहुत सारे किसान नेता, चाहे स्वामी सहजानंद सरस्वती हो, इंदिरंगा हो या अन्य जो, वो जमींदारों के अंत की बात करने लगे, यानी कहीं न कहीं वर्ग संघर्ष की बात करने लगे। वर्ग संघर्ष की बात के कारण गांधी अखिल भारतीय किसान सभा का समर्थन नहीं करते, क्योंकि गांधी किसी भी प्रकार से वर्ग संघर्ष का समर्थन नहीं।
गांधी का ये कहना था कि अभी हमारा दुश्मन अंग्रेज, हम इसका अंत करें, इसको भगाएं यहाँ से, उसके बाद हम जो है जमींदार पूंजीपति जो भी वो उनको देखें। कहने का मतलब ये है बच्चों की स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे जो बड़े नेता थे किसान के, अपने बिहार के ही थे, तो इनका ये कहना था कि जब तक जमींदारी व्यवस्था समाप्त नहीं होती तब तक किसानों की सुरक्षा नहीं हो सकती, किसानों के हित सुरक्षित नहीं हो सकते, किसानों के साथ न्याय नहीं हो सकता। तो इसलिए जमींदारी व्यवस्था को समाप्त की जाए। गांधी से उन्होंने ये बात की। गांधी वर्ग संघर्ष के खिलाफ थे क्योंकि गांधी वर्ग सहयोग में विश्वास करते थे। गांधी के द्वारा सहयोग न मिलने के कारण इससे कांग्रेस का भी सहयोग नहीं मिल पाया कमोबेश, और अंत में किसान आंदोलन को जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाए। ये पूरे ब्रिटिश भारत के किसान आंदोलन की जो कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, चैलेंजेस यानी चुनौतियां थी, उसकी मैं बात कर रहा हूं। इस ढंग की समस्याएं आई, इस तरह से इनको आप देख सकते हो। तो मोटे तौर पर अगर आपके एग्जाम में आता है कि कोई पर्टिकुलर टाइम में पूछ लेता है कि जैसे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के किसान आंदोलन की प्रकृति के विश्लेषण करें, या 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृषक आंदोलन में एक विविधता दिखाई देती है, तो उदाहरण के साथ आपको बता। तो इस तरह से जो है इनको आप किसान आंदोलन को एक मोटे तौर पर देख सकते हैं। यहां आपको जब इस ढंग के क्वेश्चन आएंगे लिखने के लिए, पूरा किसान आंदोलन को समेट के आता है, तब आपको थोड़ा सा बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की, बाद में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 में की। तो यहाँ ये डेटा और संगठन को भी बताना पड़ेगा, तब थोड़ा सा प्रामाणिक विवरण हो जाएगा कि कैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती अपने बिहार के ही थे, इन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना की, और इनके साथ अंजीरंगा थे जो आंध्र रैयत सभा बनाए थे। बाद में सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि नहीं, एक अखिल भारतीय किसान सभा होनी चाहिए। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करते हैं 1936 में लखनऊ में, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने भी एड्रेस किया था। इस ढंग से हम जो है देख सकते। ठीक, तो ये जो है किसान आंदोलन का कारण, स्वरूप और परिणाम, मोटे तौर पर इनको आप एग्जाम्पल के तहत भी देख सकते हैं कि कैसे जो है ये कारण के रूप में इनको आप देख सकते हैं, ये स्वरूप के रूप में देख सकते हैं इनको, परिणाम प्रभाव में आप राष्ट्रीय आंदोलन वाला भी, कि राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार भी विस्तृत किया किसानों ने, किसान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा क्योंकि जब इसने आंदोलन किया तो राष्ट्रीय नेताओं ने महत्व दिया। आगे हम आंदोलन विशेष में कुछ स्पेसिफिक बातें भी बताएंगे कि हर आंदोलन की अपनी एक जो है खास बात थी। तो अब हम पर्टिकुलर कुछ आंदोलनों को लेते हैं, और इस आंदोलन में सबसे पहले हम लोग नील आंदोलन को लेते हैं। नील आंदोलन 1859 में, स्थान बंगाल था, नेता दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास,
नेता थे। ये मुद्दा है। अगर आप देखिए तो ये बेसिकली ये आंदोलन जो था ये बंगाल के ही नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ था और इसमें बहुत सारी बातें देखने को मिलते हैं। तो हम इसको अगर इसके कारणों को हम देखें कि आखिर क्या कारण है किसान आंदोलन में, इस नील आंदोलन का, तो हम पर्टिकुलर जो भी स्पेसिफिक किसान आंदोलन है उनको देखते हैं। तो जो नील आंदोलन हो रहा है उसका कारण क्या है कि पहला कारण तो यही है कि जबरदस्ती नील की खेती करवाना, नील की खेती करना। इसमें क्या है बच्चों कि जो नीलहे थे ये इनसे जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। इनका ये कहना था कि आपको नील की खेती करना ही है। कारण सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, क्योंकि सरकार इनकी कोई कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए अगर ये कुछ कर भी रहे हैं तो जो कुछ कर रहे हैं तो उनको ब्रिटिश सरकार का समर्थन है, जबकि बेचारे अपने हिसाब से अपनी खेती करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज निलहे थे ये जो है जबरदस्ती करवाते थे, दबाव बनाकर करवाते कि नहीं तुमको नील की खेती करना है। अच्छा, ये खेती क्यों करवाना चाहते थे बच्चों? नील एक कलर मटेरियल था। जैसे नील में अन्य केमिकल मिलाकर के विभिन्न रंगों को तैयार कर लिया जाता था। रॉ मटेरियल, कलर रॉ मटेरियल के रूप में था ये, इसलिए जो है करवाते थे। इसके अलावा अगर आप देखिए दूसरे कारण के रूप में अगर आप देखो तो ददनी व्यवस्था और किसानों का शोषण, किसानों का शोषण। ददनी व्यवस्था क्या होती थी बच्चों? ददनी व्यवस्था में हम किसी को भी किसी काम के लिए अग्रिम भुगतान कर देते थे। अच्छा, इसके अनुसार क्या होता था कि जैसे जो बागान मालिक थे 2 रुपया प्रति बीघा की दर से अग्रिम धनराशि दे करके उसे अपने जमीन में नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे कि भाई तेरे को करना ही है। तो इस तरह से अब आप सोचो, एक अनुबंध करना पड़ता था इसके तहत। ददनी प्रथा में क्या करना पड़ता था? एक अनुबंध करना पड़ता था। अनुबंध कि भाई इसमें सारी चीजों का उल्लेख होता है कि जमीन की नाप होती थी, नील की कीमत होती थी और फसल खराब होने पर किसान को हर्जाना देना पड़ता था। यह भी एक समस्या थी। तो नील तैयार हो जाती थी तो किसान को ही नील कोठी पर पहुंचाना पड़ता था। एक तरह से ये किसान गुलाम थे, नीलहों के गुलाम थे और ये चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ी आ रही थी। तो इससे ये बंध गए थे बेचारे। लेकिन वही है ना कि
ये धीरे धीरे, क्योंकि ये धीरे धीरे पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों के प्रभाव में आए। कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जिनमें मानवीय चेतना थी, किसानों से लगाव था, वे लोग उस मुद्दे को हाईलाइट किए। जैसे नील आंदोलन में देखिए तो एक दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण नाटक था जिसमें इनका चित्रण है। इसके अलावा अगर आप देखिए हरीश चंद्र मुखर्जी का एक हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र था, हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट जो है वो एक समाचार पत्र था जिसमें किसानों की दुर्दशा को चित्रित किया जाता था। कृष्णदास पाल जो पत्रकारिता के राजकुमार कहे जाते थे, पहले ये पत्र उनका था, हिंदू पैट्रियट। बाद में इसको हरिश्चंद्र मुखर्जी निकालने लगे। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इन मुद्दों को हाईलाइट किया, इससे ये हाईलाइट। इसके अलावा एक अगले कारण के रूप में अगर आप देखिए तो नीलहों को सरकारी संरक्षण, नीलहों को सरकारी संरक्षण, नीलहों को सरकारी संरक्षण एवं किसानों की प्रतिक्रिया। नीलहों को संरक्षण दिया गया, नीलहों को सरकारी संरक्षण दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि किसान प्रतिक्रिया हुई। तो इससे किसान का आक्रोश सामने, क्योंकि सरकारी जो नीतियां हैं और नीलहों के जो हित, वो एक दूसरे को संरक्षित कर रहे हैं। और चूंकि अगर आप देखिए बहुत सारे कानून भी बने थे, लेकिन इन कानूनों का कोई मतलब नहीं है। स्पेशली 1859 के बीच, सॉरी 45 के बीच जो है ऐसे कानून बने जो नीलहों को और मजबूत बनाने लगे, यानी किसानों पर शिकंजा मजबूत कर लिया। 1830 में तो एक कानून ऐसा भी बन गया था बच्चों की, यदि कोई किसान खेती करने से इनकार करे तो उसे गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। चूंकि ईस्वी चार्टर एक्ट द्वारा भारत में जमीन खरीदने का अधिकार भी दे दिया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बच्चों 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा उन्हें भारत में जमीन खरीदने और बसने, जमींदारी का अधिकार मिला। तो इस तरह से जो है ये जमींदारों की भूमिका में आ गए। हम किसानों के साथ मनमानी करेंगे, जो चाहेंगे वो उपजवाएंगे, विरोध करने पर जेल में डलवा देंगे, क्योंकि सरकार अपनी है, हम सरकार के ही लोग तो हैं। इवन आप देखिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान बंगाल में बड़ी संख्या में नीलहों को अवैतनिक मजिस्ट्रेट का पद सौंपा गया, जिसका उन्होंने बाकायदे लाभ उठाया। इससे अत्याचार और बढ़ गया। फिर किसान जो है वो विद्रोह पर उतारू हो गया। तो इस तरह से ये प्रमुख कारण है नील आंदोलन का। अगर नील आंदोलन
तो ये तीनों कारण को आप बता देंगे और इस तरह से जो है इनके हम कारण को देख सकते हैं। अब इसके हम स्वरूप को देखें, नील विद्रोह का स्वरूप क्या था, स्वरूप क्या था। अब इनमें अगर आप देखिए बच्चों, तो जैसे जो कि इतना ज्यादा शोषण हो रहा था किसानों का, तो किसान क्या करेगा। तो पहली चीज ये कि नीलहों का बहिष्कार किया, नीलहों का बहिष्कार किया। नीलहों का बहिष्कार कहने का मतलब यह है कि किसानों की दुर्दशा को सरकार जानती थी, लेकिन सरकार ने आंख बंद की। यद्यपि 1859-60 से पहले दिगंबर बिश्वास, विष्णु विश्वास के द्वारा नेतृत्व संभालने के पहले छिटपुट विद्रोह होते थे, ऐसा नहीं कि विद्रोह नहीं होते थे, लेकिन ये वही है कि छिटपुट विद्रोह होंगे तो उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, कितना प्रभावशाली होंगे, आप खुद समझ सकते हैं। जब कोई चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में, संगठित रूप में होती है तो उसका एक प्रेशर होता है। लेकिन चूंकि अगर आप देखिए तो 1859 में जब इनका विद्रोह शुरू हुआ, इसके पहले के जो विद्रोह थे उनका कोई प्रभाव नहीं निकला, कुछ परिणाम नहीं निकला। इसलिए इन लोगों ने बहिष्कार करने की बात की। फिर ये सशस्त्र क्रांति की ओर, सशस्त्र क्रांति यानी हम इनको मारेंगे, नीलहों को मारने वाली बात हुई। कहने का मतलब ये कि जैसे खुले बगावत कर दिए किसान, शस्त्र उठा लिए अपने हाथों में और कहे कहे कि जो है हम विरोध करेंगे। और ये आप मान के चलिए कि बहुत जगह इकट्ठे भी हो गए हथियार लेकर, जसोर, खुलना, राजशाही, ढाका, मालदा, दिनाजपुर, ढाका, मालदा, दिनाजपुर वगैरह में तो बहुत ज्यादा ही एक्टिव हो गए। तो इन्होंने न सिर्फ खेती करने से इनकार कर दिया कि नहीं नहीं हम खेती नहीं करेंगे, इसके अलावा अगर आप देखिए तो इन्होंने गोरे लोगों के ऊपर आक्रमण किया, खेती को नष्ट कर दिया, नील के कारखाने लूट लिए, उनको जला दिए। इस तरह से बहुत सारे जो है ये काम कर, तो ये हाँ। तो फिर इसके बाद पुलिस के साथ इनका संघर्ष हुआ, दमन चक्र चला, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, झूठे मुकदमे में इनको फंसाया गया क्योंकि सरकार इनकी थी। लेकिन एक और खास बात क्या है कि इनको जन समर्थन, जन समर्थन, इस जन समर्थन में बुद्धिजीवी, अभी मैंने आपके साथ शेयर किया बच्चों कि कैसे हिंदू पैट्रियाट के हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है इसको हाईलाइट करते हैं। दीन बंधु ने नील दर्पण के माध्यम से इसको किया। तो जो है मध्य वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग समाचार पत्रों के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से इन लोगों ने अपना समर्थन किया। स्पेशली जो है नील दर्पण नाटक को देखिए, नील दर्पण नाटक। इसके अलावा दूसरी चीज हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट के माध्यम से ये मुद्दे को हाईलाइट किया हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, और शिशिर कुमार घोष इनके सहयोगी थे।
और इनकी जो है अत्याचारों को, यानी निलहों के अत्याचारों को गीतों के माध्यम से भी प्रकाश में लाया गया। पूरे बंगाल में असंतोष फैला, क्योंकि उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। उसने जो है स्वीकार किया कि थोड़ा वो चिंतित हुआ, और रिजल्ट ये निकला बच्चों की कुछ सुधार हुआ, नील आयोग का गठन वगैरह को। इसमें नेतृत्व था जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास वगैरह का। विष्णु विश्वास, तो इस तरह से ये स्वरूप में ये 4 पॉइंट आप डाल देंगे, कम से कम ये 4 पॉइंट होने चाहिए कि कैसे इसे मालदा में एक रफीक मंडल थे, उन्होंने भी इसको नेतृत्व किया। रफीक मंडल को भी आप चाहो तो डाल सकते हो, रफीक मंडल, रफीक मंडल। और इसकी एक और खास बात है बच्चों कि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, हिंदू मुसलमान दोनों शामिल, दोनों शामिल, दोनों शामिल थे। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। तो इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। अब इसका विद्रोह का परिणाम महत्व भी देखें। विद्रोह का परिणाम महत्व, परिणाम में क्या हुआ, एक नील आयोग का गठन हुआ, नील आयोग का गठन, नील आयोग का गठन हुआ। अब इसमें देखिए क्या है कि जो कि सशस्त्र विद्रोह हुआ, इसलिए ये हुआ कि कानून बनना चाहिए। 1860 में एक आदर्श कानून बनाया गया जिसके अनुसार किसानों से जबरदस्ती नील की खेती नहीं करवाई जा सकती थी। और इवन फरीद का जो मजिस्ट्रेट था उसने तो बाकायदे कहा कि ये खेती खून खराबे की पद्धति बन चुकी है। तो नील आयोग के तहत ही एक आदर्श कानून बना, एक आदर्श कानून जिसके अनुसार नील की खेती जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती, नहीं करवाई जा सकती।
और महत्व ये है बच्चों कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े सामाजिक आधार बना। ये बहुत बड़ी चीज थी कि कैसे जो है सामाजिक आधार जो है तैयार हो रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि, और बाद में आप देखिए कि ये मुद्दा फिर से एक बार हाईलाइट हुआ जब चंपारण में गांधी जी गए, तो वहां भी गांधी एक तरह से सत्याग्रह करते हैं नीलों के विरुद्ध, और अंत में जो है वो स्थिति ऐसी बनती है। अच्छा, इसमें एक और खास बात मानी जाती है बच्चों, कहा जाता है कि ये विद्रोह जब शुरू हुआ तो 1859 के पास ही एक जगह है, 1859 में ही नदिया मतलब बंगाल में ही एक जगह है कालारोवा, वहां के एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे हेमचंद्राकर से एक सरकारी आदेश पढ़ने में भूल हो गई और उन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया कि नील उगाने वाले रैयतों से अगर कोई जमीन संबंधी विवाद होता है तो उस पर रैयतों का कब्जा बना रहेगा और वे अपनी मर्जी की फसल उगा सकते। ये घोषणा जो है सारे बंगाल में बहुत तीव्रता से फैल गई और जो है दो भूतपूर्व कर्मचारी जो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन्होंने टपाक से जो है वो मुद्दे को पकड़ लिया और जो है हाईलाइट हो गया मामला। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि नील आयोग बना और सीटोनकार जो है इस नील आयोग के अध्यक्ष थे, 4 सदस्यीय था ये, और फिर बाद में जो कानून बना उसमें जो है इनको कुछ सुरक्षा दी गई और ये भी माना जाता है कि बाद में नील उत्पादकों ने अपने कारखाने स्वयं समेट लिए, को लगने लगा कि ये मामला हाईलाइट हो गया। अच्छा, यहाँ एक और चीज जोड़ना है, चूंकि 2 साल पहले ही महाविद्रोह हुआ 1857 का, थोड़ा सा जो एडिशनल चीजें आपको इसमें ऐड कर, नील विद्रोह पे बाय द वे इंडिविजुअली अगर आप क्वेश्चन आपसे कुछ पूछता है बीपीएससी मेंस में तो कुछ एडिशनल चीजें भी आप बताएंगे कि इस विद्रोह को थोड़ा सा 1857 के विद्रोह के प्रभाव में भी देखा जा सकता। लॉर्ड कर्निंग खुद कहता मैं 1 हफ्ते चिंतित था, यानी कहीं ना कहीं प्रभाव है। मंगल पांडे ने बंगाल प्रांत में ही अपने सार्जेंट और कैप्टन बाग को गोली मारी थी। तो विद्रोह, विरोध, आक्रोश, प्रतिक्रिया का केंद्र बन चुका था बंगाल। बंगाल अब कोई यूं ही नहीं रहा, इसलिए भी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती थी ब्रिटिश सरकार। और अंततः अगर आप देखिए फिर जो है ये विद्रोह सामने आया। अच्छा, इसी के बाद बंगाल में ही एक और विद्रोह होता है जिसे हम पावना विद्रोह कहते हैं। पावना विद्रोह
ये विद्रोह भी बच्चों अगर आप देखिए तो 1873 के आसपास शुरू होता है। ये विद्रोह भी बंगाल में ही होता है। और होता क्या है इस विद्रोह में भी यही है कि जैसे 1873 से 76 तक मान के चलो ये चला, 1873 से 1876 तक चला है। बाद में जो 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट बन गया, इससे मामला नॉर्मल हो गया। इस विद्रोह के अगर हम कारण में जाएं, कारण में तो कारण में ये है कि जमींदारों के द्वारा शोषण, जमींदारों के द्वारा शोषण, जमींदारों के द्वारा शोषण जो है ये, और इसमें सूदखोर और महाजन भी शामिल, सूदखोर और महाजन भी शामिल। सूदखोर और महाजन भी शामिल थे। इस तरह से भी इनको हम देख सकते हैं। अब चूंकि होता यह है कि इसमें एक किसान संघ की स्थापना की गई और ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभूपाल जैसे नेता थे इसके, जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। ढाका, मेमनपुर, त्रिपुरा, फरीदपुर, राजशाही, ये पूरा क्षेत्र था। और यद्यपि इसमें एक समस्या ये भी है कि यह जमींदारों के शोषण के अगेंस्ट था। एक किसान संघ भी बनाया था किसानों ने, बट हिंदू पैट्रियट पेपर ने इसमें कुछ ऐसी बातें भी छापी जैसे कि हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मुस्लिम किसानों का विद्रोह, ये बातें भी सामने, इस तरह से भी इनको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और खास बात है बच्चों, वो ये कि यही सेम चीज मोपला में भी दोहराई गई, जिसमें जमींदार हिंदू थे और किसान मुसलमान थे, और इसको सांप्रदायिक रंग दे दिया। इसी आंदोलन में अगर आप देखिए तो हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं स्वरूप में, महारानी की रैयत, महारानी की होना चाहते हैं। इनको ये लगता था कि हाँ, और रैयत सभा ने जमींदारी की लगान वृद्धि के विरोध में आंदोलन भी किया कि नहीं, लगान वृद्धि को नहीं मानेगा। इसमें जो लगान वृद्धि का मुद्दा था, लगान वृद्धि भी महत्वपूर्ण में माना जाता है, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। और लास्टली फिर जो है आप देखिए, इसका स्वरूप यही था कि ये महारानी की रैयत होना चाहते हैं। इसको भी शंभूपाल वगैरह ने नेतृत्व
शंभूपाल, और तमाम 2-3 नेता थे जैसे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय वगैरह थे, उनको भी आप चाहे डाल सकते हो। ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, केशव चंद्र राय, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय प्रमुख रूप से थे इसको। और इसमें जैसे एक पुट ये भी आप डाल सकते हो कि हिंदू जमींदार थे, जमींदार मुस्लिम किसान, मुस्लिम किसान, इसकी प्रकृति में था। इसके विद्रोह को हम एक दूसरा एंगल भी दे सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हुआ यही है, जमींदार किसान है। मैंने तुलना की ना मोपला वाले से, मोपला में भी क्या हुआ, और मोपला विद्रोह का गांधी बाबा ने भी समर्थन किया। हकीकत यह है कि किसान और जमींदारों के बीच का वर्गीय संघर्ष है, लेकिन इसको सांप्रदायिक रूप दे दिया गया। चूंकि इसी समय असहयोग आंदोलन चल रहा है, गांधी बाबा खिलाफत के मुद्दे पर मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं, तो कैसे ये मोपला में जमींदारों का समर्थन करें। और चूंकि इसको एक सांप्रदायिक रंग दिया गया, इसलिए जो है कुछ कर भी नहीं सकते। इस तरह से भी ये महत्वपूर्ण हो गया। तो कुल मिलाकर देखिए तो अच्छा, इसमें एक और खास बात है, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था कैंपबेल। कैंपबेल ने किसान संगठनों को जायज बताया और जमींदारों ने इस आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देना भी चाहा। इससे जमींदार, हिंदू जमींदार के विरुद्ध मुस्लिम किसानों का आंदोलन भी कहा। यानी एक तरह से इसके नेचर में ये सांप्रदायिकता का भी थोड़ा पुट है। यहां कैंपबेल क्यों समर्थन कर रहे हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। ये वही समय है, याद करो मेरे पिछले लेक्चर को, मैंने कहा ना 1870 के बाद डब्ल्यू हंटर के इंडियन मुसलमान आने के बाद ब्रिटिश सरकार तुष्टीकरण की नीति कर रही है। तो पावना विद्रोह, चूंकि किसान मुसलमान हैं जो ज्यादा हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है ब्रिटिश सरकार को, इसलिए स्वाभाविक है कि वो मुसलमानों का समर्थन करेगी। और किया, कैंपबेल ने किया ये, यहां आइए चलो करो, समर्थन करते हैं इसका, क्योंकि वास्तव में ये है। जबकि हकीकत यह है कि खुद ही मल्लाह जो है ये भी एक नेता थे इसमें, और इनके नेताओं में भी हिंदू और मुसलमान दोनों, सिर्फ हिंदू नहीं है। इसलिए अगर ये कहना कि नहीं नहीं जो है ये मुस्लिम किसानों का हिंदू जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन है, ये एक एंगल देने वाली बात है बच्चों, हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं है। लेकिन यह है कि चूंकि कॉलोनियल इरा है ना बच्चों, इसलिए कॉलोनियल इरा में ब्रिटिश सरकार की जो भी नीति थी, नियति थी, नेतृत्व था, वह औपनिवेशी की हितों के इर्द गिर्द ही घूमता था। शासन को सस्टेन रखना है, लाभ को सुरक्षित रखना है, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना,
सामाजिक एकता से संबंधित अगर कोई काम होते हैं तो हमेशा हम अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। रिजल्ट क्या निकला इसका? परिणाम ये निकला बच्चों, परिणाम बंगाल काश्तकारी, बंगाल काश्तकारी अधिनियम। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885। या अब इसके तहत क्या हुआ कि किसानों को कुछ राहत, कि काश्तकारी कानून बन गया तो किसानों को राहत मिली, किसानों को राहत मिली। ध्यान रखेंगे, कृषक आंदोलन से संबंधित जब प्रश्न आए तो उसमें 3-4 डायमेंशन तो आपको डालना ही है। जैसा स्थान बताना है, पावना कहाँ है? बंगाल में। नेतृत्व बताना है, शंभुपाल, खुदी मल्लाह, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय। एक आध भूल गए, कोई बात नहीं, एक भी याद है पर्याप्त। ध्यान रखें, टेंशन नहीं लेंगे। एक नेतृत्व याद है, दिगंबर विश्वास याद है तो भी पर्याप्त, समझ गए। लेकिन हर डायमेंशन को टच करना है कि 1873 से 76 तक चला, पावना बंगाल में चला, ईशान चंद्र राय नेतृत्व किए, कारण जमींदारों का शोषण, लगान वृद्धि, सूदखोर महाजनों की भूमिका, प्रकृति में नेतृत्व वगैरह सब बता देंगे। हिंदू पैट्रियट हिंदू जमींदार के विरुद्ध मुस्लिम किसानों का आंदोलन, कैंपबेल जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है बंगाल का, उसके द्वारा किसानों का समर्थन इस बात को व्यक्त कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण, डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है डब्ल्यू हंटर की एडवाइस के बाद, उसको इंट्रोड्यूस कर रही है। इसलिए आपको दिमाग पर रखना होगा कि रियलिटी क्या है, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि अंत में ये विद्रोह भी शांत हो गए। हंसी इस बात की आती है कि किसान कितने इनोसेंट है बेचारे, कि ये नहीं जान पा रहे हैं कि हम महारानी सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, जबकि जमींदार इन्हीं के द्वारा सृजित किया गया, सहयोगी कंधे के रूप में कार्नवालिस के द्वारा, ताकि सामाजिक आधार हो, हम यहां मजबूत हो। इसको इस ढंग से भी देखो। तो इस रूप में ये महत्वपूर्ण है कि कैसे ये चीजें सामने आ रही। तो ये 3-4 चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए। फिर बाद में आप इसको अन्य चीजों से भी जोड़ सकते हो, कि जैसे किसानों की हितों की बात को सपोर्ट करके किसान नेताओं ने राष्ट्रीय चेतना के सामाजिक आधार के रूप में किसानों को भी जोड़ा। ये अलग बात है कि जैसे किसान जो है वो धीरे धीरे जुड़ा, बाद में छिटक भी गया, तमाम चुनौतियां आई, जैसा कि मैंने आपको बताया कैसे इसको वर्गीय संघर्ष का रूप देने की कोशिश की गई स्वामी सहजानंद सरस्वती वगैरह के द्वारा। तो इसको इस रूप में भी हम देख सकते हैं कि अच्छा ये चीज इसमें ये है, इस रूप में देखो इसको।
इसलिए ये जाना जाता है। इसके अलावा हम लोग अब एक अगले विद्रोह पर चर्चा करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह, दक्कन विद्रोह, दक्कन यानी महाराष्ट्र का एरिया आप मान सकते हैं। अब यहां भी अगर आप देखें बच्चों, तो चूंकि मराठा विद्रोह भी इसको आप कर सकते हैं 1879, इसका जो डेट है 1879 के आसपास का समय है इसको। ये 75 ही करें क्योंकि 79 में तो इनको अधिकार मिल गया था, 75 ही करें, 75 क्योंकि दक्कन राहत कानून बाद में बना था। अच्छा, यहां क्या है कि इस क्षेत्र में तो बच्चों जैसे दक्षिण में आपको बताऊं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, और इसमें किसान से सीधे लगान वसूला गया। अब ऐसी स्थिति में जब किसानों से लगान वसूला जाने लगा डायरेक्ट, और लेकिन यहां किसान जो है मालिकाना हक भी रखता था, यानी जमीन का जो मालिक था वो किसान था। जो कि लगान की दर बहुत ज्यादा थी, लगान ये चुका नहीं पाते थे, तो ये महाजन सूदखोरों के चंगुल में फंस जाते। यहीं से समस्या बनती है। तो दक्कन जो विद्रोह है उसके कारण में अगर हम जाएं तो सूदखोर एवं महाजनों का अत्याचार, महाजनों का अत्याचार, महाजनों का अत्याचार जो कारण है, इसमें होता क्या है कि चूंकि लगान की दर ज्यादा है, किसान जमीन का मालिक है, लगान नहीं चुकाएगा जमीन चली जाएगी, जमीन चली जाने से सब कुछ चला जाएगा, जमीन रहेगी तो देर सवेरे उत्पादन से कुछ हम संतुलित कर लेंगे, इसलिए जमीन न जाए, लगान दे दूं, लगान नहीं दे पा रहा हूं, महाजनों से उधार ले लो। महाजन क्या करते थे बच्चों, बहुत ज्यादा ब्याज पर किसानों को उधार देते थे, और कृषकों के द्वारा धन न चुकाने पर ये न्यायालय के सहयोग से भूमि ले लेते थे, यानी किसानों से सूदखोरों के पास भूमि का स्थानांतरण होने लगा। शोषण की चरम परिणति क्या हो रही देखो। 1874 के आसपास एक कालूराम का सूदखोर था, जिसने एक बाबा साहिब देशमुख नामक किसान की घर की नीलामी की डिक्री प्राप्त कर ली, क्योंकि बेचारे इससे लिए थे धन दे नहीं पाए। इस पर किसानों ने सूदखोरों का बहिष्कार प्रारंभ कर दिया। 75 तक पहुंचते पहुंचते स्थिति विस्फोटक हो गई, और लास्टली किसानों ने इनके घर, दफ्तर, दुकान पर हमला कर दिए। इकरारनामे वाला जो कागज है, आदेश जो न्यायालय के है अदालत का, उसको भी जला दिए, और इस तरह से जो है इन्होंने अपना विद्रोह प्रदर्शन किया। बाद में चूंकि महादेव गोविंद रानाडे ने
जो पुनः सार्वजनिक सभा बनाई थी, इसके द्वारा इन्होंने किसानों का समर्थन किया था, इनकी मांगों को उचित ठहराया। तो ब्रिटिश सरकार ने 1879 में दक्कन राहत कानून बनाया और इस दक्कन राहत कानून के द्वारा इनको कुछ सहूलियत दी गई कि आप ऐसे किसी की डिक्री लेकर के नीलामी नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस विद्रोह से भी किसान आंदोलन मराठवाड़ा क्षेत्र में फैला, यानी शोषण के जो केंद्र बिंदु हैं उनको भी आप देख सकते हैं। विद्रोह में आप इसकी विद्रोह की प्रकृति में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है हमला हो रहा है, आदेशों को जलाया जा रहा है, दुकानों को जलाया जा रहा है, और परिणाम क्या हो रहा है? दक्कन राहत कानून के तहत इनको कुछ राहत दी जा रही है। इसमें जो एक और खास बात है वो ये है कि इस समय एक समस्या ये आई कि कपास के मूल्य में कमी आई, चूंकि ये मराठवाड़ा का क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तो कपास के मूल्य में कमी आई, महामारी और अकाल ये भी एक कारण, कपास के मूल्य में कमी। मूल्य में कमी, महामारी, अकाल। चूंकि कपास और अन्य वस्तुओं की कीमत में गिरावट आई, किसानों को आर्थिक हानि, 68-70 के बीच में भयंकर अकाल पड़ा, लगान देने की स्थिति में वो थे नहीं, ना ही महाजन का कर्ज चुकाने की स्थिति में, उनकी जमीन हाथों से निकलती रही, महाजन उनका घर भी नहीं छोड़ते थे। जिसे कालूराम वाला केस अभी मैंने बताया ना कि कालूराम नामक एक महाजन ने कैसे बाबा साहेब देशमुख का घर लेने की कोशिश की। इनके लिए जीवन मरण का प्रश्न हो गया, अस्तित्व का प्रश्न हो गया। अब जब जीवन मरण का प्रश्न हो गया तब इनको लगा कि नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। तब ये सब संगठित हो गए और विद्रोह कर दिया। तो इस तरह से इनको आप देख सकते हैं कि कैसे ये विद्रोह महत्वपूर्ण रूप में शामिल है। स्वरूप में अगर इनके आप जाएंगे, अगर बाय द वे आप से वैसे इंडिविजुअली संभावनाएं कम है पूछने की, बट किसान आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का भी ध्यान आजकल हर जगह किसान को महत्व दे रही है, तो किसान से संबंधित चीजें आपसे पूछने की संभावनाएं हैं। और बिहार यूपी वगैरह का जो क्षेत्र है ये किसान का एक गढ़ है, इसलिए भी पूछ सकते हैं। इसमें इसके स्वरूप में था जैसे महाजनों का बहिष्कार, महाजनों का बहिष्कार, महाजनों का बहिष्कार होना चाहिए। आप किसानों ने ये कार्य शुरू कर दिए। ये जो मारवाड़ी महाजन थे, सिरोर तालुका जो था महाराष्ट्र का, वहां से ये चीजें शुरू हुई। फिर
बाद में स्थितियां थोड़ी विस्फोटक हुई, महाजनों का पलायन भी शुरू हो गया। महाजनों का पलायन, महाजनों का पलायन भी शुरू। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे जो है महाजन जो लोग थे वे वहां से जाने लगे, क्योंकि उनकी कागज छीनना, जला देना, घर पर धावा बोल देना, दुकान में आग लगा देना। तो उनको लगा कि कहीं किसान की संख्या ज्यादा है, ऐसा ना हो कि किसी दिन भीड़ जो है अंत कर दे, मार भी दे। इसमें जैसे दमन चक्र भी, सरकारी दमन चक्र भी चला। सरकारी दमन चक्र, सरकार ने भी जो है दमन चक्र चलाए और पूना सार्वजनिक सभा ने समर्थन किया। पूना सार्वजनिक सभा ने समर्थन किया। नहीं, पूना सार्वजनिक सभा ने किसानों का समर्थन किया। किसानों का समर्थन किया। पूना सार्वजनिक सभा ने किसानों का क्या किया बच्चों? समर्थन किया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब इसमें हुआ ये कि फिर चूंकि स्थितियां बहुत विस्फोटक हो गई थी तो सरकार को भी तो कुछ करना था। तो एक दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया गया। परिणाम क्या निकला इसका? परिणाम दक्कन उपद्रव आयोग बना। ने सारी चीजों को समझा। बाद में 1879 में दक्कन राहत अधिनियम बना। दक्कन राहत अधिनियम में क्या हुआ बच्चों? दक्कन राहत अधिनियम के तहत जो है किसानों को किसानों को किसानों को राहत मिली। किसानों को इससे राहत। इस तरह से अगर आप देखें तो ये तीन आंदोलन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनको क्या है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपीएससी दें या बीपीएससी दें, इनको एक साथ पूछने की संभावना, क्योंकि नील विद्रोह में नील की खेती का है चक्कर, पावना विद्रोह में जमींदारों का शोषण, दक्कन में महाजनों का शोषण। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि जैसे 19वीं सदी के उत्तरार्ध के कृषक आंदोलनों की प्रकृति में विविधता थी, ऐसा क्वेश्चन माइदे पूछ ले अगर आपसे, तो ये तीनों की प्रकृति को आप अलग अलग इलेबरेट कर देंगे। इसमें ये चीजें थी, ये विद्रोह थे, इसमें ये मुद्दे थे। तो इस तरह से ये चीजें स्पष्ट हो।
कि इसमें जो है क्या क्या चीजें शामिल थी, कैसे। अब ऐसे में आएंगे तो थोड़ा सा जो आंसर लिखना है आपको लिखते समय, परिचय में तो एक ही चीज आप डाल सकते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में कृषकों के आंदोलन शुरू हुए, जिनमें से ये प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। ये तो परिचय, ये परिचय आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी दे, यूपीएससी में दे या बीपीएससी या कोई और स्टेट दे, तो ये परिचय हो गया। 15 से 20 शब्दों में परिचय। अब यहां अगर प्रकृति पूछता है तो प्रकृति को हाईलाइट करें, कारण पूछता है तो कारण को हाईलाइट, परिणाम पूछता है परिणाम, महत्व पूछता है महत्व। तो कारण स्वरूप परिणाम हम तीनों के इसलिए पॉइंट में बता दें, इससे ज्यादा स्कोप है नहीं लिखने का। इवन ऑप्शनल में भी क्या इससे ज्यादा आप लिखोगे, ऑप्शनल में भी मैं इतना ही देखता हूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसको जनरल स्टडी और ऑप्शनल में अंतर करके नहीं देख सकते, तो इसलिए इनको आप सिस्टमेटिक वे में पुट कर सकते हैं। ये नोट्स भी आपकी बन जाएगी, और इस पे जैसे क्वेश्चन मैंने जो 2-4 क्वेश्चन बोल दिए थे, 4-5 क्वेश्चन शुरू में ही, उनको आप देख सकते हैं। जिससे ओवरऑल आपसे पूरा किसान आंदोलनों को पूछता, ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलनों की दिशा दशा, तब तो 2-2 लाइन सबको लिखना पड़ेगा। 2 लाइन में नील विद्रोह, 2 लाइन में पावना, 2 लाइन में दक्कन, 2 लाइन में मोपला, 2 लाइन में चंपारण, 2 लाइन में अवध किसान, उत्तर प्रदेश किसान, खेड़ा, चंपारण, बारदोली, बिजौलिया, तेभागा, तेलंगाना, पुनप्रा वायलार, जितने भी है मोटे तौर पर जो महत्वपूर्ण है उन सबको आपको बताना। अलग अलग पर्टिकुलरली आप कोई बता नहीं, चुके हम अभी आपसे मिलेंगे जूम सेशन में, तो उसमें अगर कहीं कोई समस्या आपको आ रही तो आप हमसे पूछे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि आपको सारी जानकारी है लेकिन कोई एक लिंक नहीं बन पा रहा है कि चैन बन जाए। सारी जानकारी है आपको, यद्यपि इसकी गुंजाइश नहीं छोड़े, लेकिन फिर भी बाय द वे कुछ हो तो चैन जैसे जुड़ेगी बेटा, वैसे लिंक जुड़ते ही आपकी चैन बन गई, यानी पूरा आंसर आपके सामने। प्रेजेंटेशन का वही तरीका, परिचय देना है आपको 15 से 20 शब्दों में, निष्कर्ष 15 से 20 शब्दों में आपको देना है, बीच में जो एरिया है, जो कंटेंट है, उसको आपको सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना है। यहां आपको थोड़ा सा जो सूक्ष्म दृष्टि रखनी है कि डिमांड क्या है, नेचर की है, इंपैक्ट का है, कारण का है, ये देखना। क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में है बच्चों की अच्छा हाँ इसमें ये चीजें हैं, तो आप एलेबरेट कर। इसमें एडिशनल चीजें, क्योंकि बीपीएससी या यूपीएससी के आंसर लिखते समय आपको किसान आंदोलन को सिर्फ किसान आंदोलन तक नहीं, उसके एडिशनल चीजों को भी दिखाना, जैसे ब्रिटिश किसी पॉलिसी से जोड़ना, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, शोषण वाले पक्ष को हम सरकार से जोड़कर देखेंगे, आंदोलन वाले पक्ष को हम राष्ट्रीय चेतना से, आंदोलन से जोड़कर देखेंगे। तो ये चीजें भी आपको डालना है, इससे उत्तर आपका इनरिच हो जाएगा, आपको बढ़िया नंबर देगा, अच्छा नंबर दे देगा। इसको लगे कि नहीं, इसको इन टोटलिटी मूवमेंट की समझ है, क्योंकि सीधे सीधे कारण स्वरूप परिणाम, इसलिए बीच बीच में मैंने आपको बताया भी कि पॉलिसीगत चीजों को भी इसमें शेयर करना है 1-2 लाइन में। वही 1-2 लाइन आपको एक एक नंबर बढ़वा देगी। सारे क्वेश्चन में 1-2 नंबर अगर आप बढ़ गए तो आप लीड लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जूम सेशन में मिलते हैं, फिर जो भी समस्याएं होंगी आपकी, वैसे समस्याएं तो कहीं कोई स्कोप नहीं छोड़ा मैंने, फिर भी कुछ आंसर राइटिंग को लेकर के अगर आपको, यद्यपि आंसर राइटिंग भी मैंने जो आपको बताई है, ये आंसर राइटिंग यूपीएससी के द्वारा इस पर मुहर लगी है अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर पाने की। तो इसलिए आप इसी स्ट्रेटजी, इसी स्ट्रक्चर में आप आंसरिंग करें,
थोड़ा सा कंपैरेटिव व्यू रखेंगे। ठीक है,